नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1944 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो भैया वेवल ये कौन थे भैया? ये थे कमांडर इन चीफ इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। ये कमांडर इन चीफ थे कब से कब तक? जुलाई 1941 से जून 1943 तक। इसके बाद भैया अक्टूबर 1943 में ही बिकम वायसराय। और इसके बाद भैया अक्टूबर 1943 में वेवल साहब क्या बनते हैं? वायसराय बनते हैं। ये किसको रिप्लेस करते हैं? लॉर्ड लिनलिथिगो को ये रिप्लेस करते हैं। अच्छा, और भैया जब लॉर्ड वेवल क्या है वायसराय बने तो उनके सामने चार प्रॉब्लम थी, जो चार मेजर सिचुएशन थी उनके सामने जिनको उन्हें टैकल करना था। वो कौन कौन सी थी? क्विट इंडिया मूवमेंट। भैया सिचुएशन ये थी कि गांधी जी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। उसके बाद आईएनसी और मुस्लिम लीग डेडलॉक ओवर सेपरेट स्टेट। इसके अलावा जिन्ना पाकिस्तान बनाने की जो जिद पे अड़े हुए थे और इंडिया में एक पॉलिटिकल डेडलॉक क्रिएट हो गया था क्योंकि आईएनसी भैया इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रही थी। हमने पीछे देखा सीआर फॉर्मूला भी फेल कर गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था, तो थर्ड प्रॉब्लम थी वेवल साहब के सामने, वो थी सुभाष चंद्र बोस INA इंडियन नेशनल आर्मी। और ऊपर से बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बना ली थी और जापान के साथ मिलकर इंडिया में ईस्टर्न बॉर्डर पर अटैक करने की जो तैयारी थी वो भैया सुभाष चंद्र बोस साहब ने कर ली थी। उसके बाद जो फोर्थ जो इनके पास मेजर प्रॉब्लम थी वो थी बंगाल फैमिन। बंगाल में भूखमरी फैली हुई थी उस टाइम पे। लॉर्ड वेवल साहब क्या है, एक तरफ तो बंगाल का जो ये फैमिन था इसको भैया कंट्रोल करने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ सोल्यूशन ढूंढ रहे थे आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में जो ये डेडलॉक की सिचुएशन थी इसको खत्म करने के लिए। मई 1945 एट लंदन जो डेडलॉक वाली सिचुएशन है मुस्लिम लीग और जो आईएनसी है इसके बीच में, इस मैटर से रिलेटेड कुछ सजेशन लेके जो वेवल साहब हैं मई 1945 में क्या है वो लंदन जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट LS एमरी के साथ में क्या है डिस्कशन किया। लॉर्ड वेवल मेट LS एमरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डेडलॉक, जो किसके बीच में है? मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में। बेस्ड ऑन द डिस्कशन विद LS एमरी जो थे क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही क्लॉक्ड आउट ए प्लान कोल्ड वेवल प्लान। एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया और फाइनली जून 1945 में लॉर्ड वेवल ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए अपना जो सॉल्यूशन है वो भैया अनाउंस कर दिया था। और वेवल साहब ने जो ये सॉल्यूशन डेडलॉक को खत्म करने के लिए जो सॉल्यूशन अनाउंस किया था इसी को क्या बोला जाता है? वेवल प्लान। अच्छा, वेवल प्लान में क्या था? वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेडी टू रिकॉन्स्टिट्यूट द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो भैया वेवल प्लान में लॉर्ड वेवल ने वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का जो प्रपोजल है वो दिया था। अब देखते हैं भैया वेवल प्लान में और क्या क्या प्रपोज किया गया था। इफ ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी एग्री टू सपोर्ट ब्रिटेन इन वॉर एफर्ट, तो यहाँ पे भैया बोला गया वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट तो किया जाएगा, ये हमने ऊपर देख लिया, और इसके जो मेंबर की संख्या है उनको बढ़ाकर 14 कर दिया जाएगा। अच्छा जी, 14 मेंबर कर देंगे ये, अब ठीक है। इसके अलावा जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो अनटचेबल हैं, डिप्रेस क्लासेस और सिख कम्युनिटी को भी इस काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ये बात भी बोली गई भैया यहाँ पे। इसके अलावा डिप्रेस क्लासेस और सिख कम्युनिटी को भी इस काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी वायसराय काउंसिल में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी जो मेंबर होंगे वो कौन होंगे? वो इंडियंस होंगे। तो भैया इसमें ये था कि कमांडर इन चीफ तो भैया अभी भी ब्रिटिश ही रहेगा, वो तो अंग्रेज ही रहेगा। मतलब ये था कि जो डिफेंस का कंट्रोल है वो भैया अभी भी इंडिया के हाथ में नहीं होगा, वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर में ही रहेगा। इसके अलावा वेवल प्लान में वायसराय को वीटो पावर भी दी गई थी। अच्छा जी, ये भी प्रपोज किया गया था इसमें। वायसराय को इन्होंने ये तो बोल दिया हम दोनों को छोड़ के, वायसराय और जो कमांडर इन चीफ है उसको छोड़ के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बाकी सारे इंडियन होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वायसराय है इसको भैया वीटो पावर दे दी गई थी, यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिसीजंस को ओवरराइड करने की पावर दे दी गई थी वायसराय को। हालांकि ये बोला गया था कि वायसराय इस वीटो पावर का यूज ना के बराबर ही करेंगे। देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये एक बड़ा कंसेशन दिया गया था। अच्छा जी, मुस्लिम लीग को तो अच्छा ही लगेगा। उसके बाद मुस्लिम पॉपुलेशन वाज अराउंड 25% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन। तो भैया यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन सिर्फ 25% थी, फिर भी इन्हें हिंदूज के बराबर जो सीट है वो दी गई थी। अब आप देख रहे हो 75% पे जो सीट है और 25% पे ये जो सीट है ये सीट है इक्वल है।
इनके ऊपर जितने लोग हैं और इनके ऊपर जितने लोग हैं ये बराबर रहेंगे। वेवल प्लान में ये भी बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो ये प्लान अप्रूव हो जाता है, ये जो प्लान रेडी किया है, अगर ये अप्रूव हो जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला, जैसे यहाँ पे जो भाई 14 मेंबर और बाकी सब 2 को छोड़ के, वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के बाकी सारे इंडियंस रहेंगे, तो ये जो सिमिलर प्लान है ये अगर अप्रूव हो जाता तो ऐसा ही सिमिलर प्लान प्रोविंशियल लेवल पे भी लाया जाएगा। और लॉर्ड वेवल ने इस प्लान को इंडियन लीडर से डिस्कशन करने के लिए 25 जून, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, 25 जून 1945 को शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते जो सभी लीडर थे कांग्रेस के वो तो भैया जेल में थे। लॉर्ड वेवल ने सबसे पहले क्या किया, जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जितने भी लीडर थे, उनको जेल से आउट करवाया ताकि एक शांतिपूर्ण माहौल में, एक शांति वाले माहौल में जो वेवल प्लान है उसको डिस्कस किया जा सके। ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स वर रिलीज फ्रॉम जेल। और लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस में जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनको, कितनी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वाइट किया था भैया, 21 पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर थे उनको इन्वाइट किया था, जिसमें गांधी जी और जिन्ना भी शामिल थे। बट शिमला कॉन्फ्रेंस भी भैया फेल कर जाती है, क्योंकि आईएनसी और भैया मुस्लिम लीग के बीच में जो मतभेद थे उनको वेवल प्लान भी रिजोल्व नहीं कर पाया। अब देखते हैं कि भैया इन दोनों को, मुस्लिम लीग और आईएनसी को, जो ये वेवल प्लान है क्यों पसंद नहीं आया, ऐसा क्या था इसमें। तो सबसे पहले भैया आपको पता है कौन गड़बड़ करेगा, मुस्लिम लीग बोले तो जिन्ना साहब, इन्होंने सबसे पहले इनको परेशान किया, पहले ही कमियां निकाल दी। क्या जिन्ना की डिमांड थी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। अच्छा जी, ये इन्होंने डिमांड कर दी। जिन्ना इंस्टेड दैट ओनली मुस्लिम लीग मेंबर कुड बी द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल। तो भैया इन जिन्ना साहब का कहना था कि कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुस्लिम कैंडिडेट को नॉमिनेट नहीं कर पाए, ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए। और जिन्ना साहब की ये जो डिमांड थी ये भैया पॉसिबल थी ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग एक लौती पार्टी नहीं थी जहां पर मुस्लिम्स थे, ऐसा तो था नहीं। मुस्लिम लीग में ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं और किसी पार्टी में मुस्लिम कैंडिडेट हैं ही नहीं। कांग्रेस में भी तो मुस्लिम लीडर थे ना। तो वेवल प्लान की जो धज्जियां थी वो तो भैया मुस्लिम लीग बोले तो जिन्ना साहब ने यही उड़ा दी। इतना ही नहीं, जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लिए वीटो पावर की भी डिमांड की थी उस टाइम पे। इस वेवल प्लान में इन्होंने, जिन्ना साहब ने कॉन्फ्रेंस में बोला कि भैया मुस्लिम लीग को वीटो पावर दो। तो भैया जिन्ना साहब ने वेवल प्लान की धज्जियां बिल्कुल उड़ा दी थी। और उनका इतना ही नहीं कहना था, जिन्ना का कहना था कि भैया मुस्लिम लीग को क्या है, वीटो पावर मिलनी चाहिए, वीटो पावर की डिमांड कर रहे थे। इनके हिसाब से ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो मुस्लिम्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट में नहीं हो तो मुस्लिम लीग अपनी वीटो पावर यूज करके उसे पास होने से रोक सके। और ये डिमांड भी जिन्ना साहब की क्या है भैया, अनरीजनेबल थी। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि भैया मुस्लिम पॉपुलेशन यूनाइटेड इंडिया में सिर्फ 25% थी, इसके बावजूद उन्हें हिंदूज के मतलब 75% के बराबर सीट दी जा रही थी। लेकिन फिर भी जिन्ना साहब क्या है, एक्स्ट्रा वीटो पावर की डिमांड कर रहे थे। बराबर सीट मिल गई 75% को, 75% की जो सीट है उतनी सीट की जो संख्या है वो 25% में मिल गई। इसमें एक्स्ट्रा वीटो पावर क्यों चाहिए? इन सब मैटर में पढ़ के भैया वेवल प्लान क्या फेल कर गया। ये था वेवल प्लान का रिवीजन, एक छोटा सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।